नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज का हमारा टॉपिक है बल तथा न्यूटन के गति संबंधी नियम। आज हम देखेंगे कि बल क्या होता है और या कितने प्रकार का होता है। साथ ही साथ देखेंगे कि न्यूटन के गति के कौन कौन से नियम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप बल की बात करें तो बल वह बाह्य धक्का, पुश या खिंचाव पुल है। बल वह बाह्य धक्का या खिंचाव है जो किसी स्थिति को परिवर्तित कर देता है, किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या उसे परिवर्तित करने का प्रयास करता है। अर्थात अगर बल की परिभाषा दी जाए तो बल वह बाह्य धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। अब बल भी अगर देखा जाए तो बल दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित बल, एक होता है संतुलित बल यानी कि बैलेंस्ड फोर्स। जब तो संतुलित बल की अगर बात की जाए तो जब किसी वस्तु पर विपरीत दिशा पर समान बल लगे तो वस्तु जिस स्थिति में रहती है उसी स्थिति में बनी रहती है, अर्थात वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। और लगने वाले इस तरह के बल को संतुलित बल कहते हैं। और संतुलित बल का परिणाम क्या होता है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। अगर वस्तु गति कर रही है तो गति में बनी रहेगी और वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर बल संतुलित है और उसकी दिशाएं विपरीत हैं। जैसे अगर कोई गेंद है, ये जैसे इस पर अगर दो तरफ से समान मात्रा में विपरीत दिशा से बल लगाया जाए तो या ना इधर आएगी ना ये इधर जाएगी। लेकिन अगर एक तरफ से बल लगाया जाए तो जैसे अगर इधर से बल लगाया जाएगा तो गेंद इधर चली जाएगी। लेकिन अगर दोनों तरफ से अगर दोनों तरफ से बल लगाया जाएगा तो गेंद की स्थिति अपरिवर्तनीय रहेगी, अर्थात ये गेंद अपनी स्थिति में बनी रहेगी और इसी बल को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल में होता क्या है कि संतुलित बल में किसी भी वस्तु की अवस्था तो परिवर्तित नहीं होती है लेकिन उसका आकार बदल सकता है। अर्थात जैसे कोई रबड़ की बॉल है, अगर इसको हम दोनों तरफ से दबाएंगे तो यह हो सकता है कि कुछ दबकर थोड़ा सा पतली हो जाए, बीच में मतलब गोल से थोड़ा सा चपटी हो जाए। अगर ये रबड़ की बॉल होगी तो दोनों तरफ से संतुलित बल लगाने से सिकुड़ जाएगी, लेकिन इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है असंतुलित बल। दूसरा कौन सा है? असंतुलित बल या अनबैलेंस्ड फोर्स। अब असंतुलित बल क्या होता है? असंतुलित बल क्या होता है कि जब बल किसी एक दिशा से लगाया जाए या दोनों दिशा से न लगाया जाए, और या अगर दोनों दिशाओं से लगाया भी जाए तो उनका परिमाण जो है शून्य ना हो, अर्थात दोनों तरफ एक तरफ से ज्यादा और एक तरफ से कम बल लगाया जाए। अगर पहली कंडीशन असंतुलित बल में है कि जैसे कोई वस्तु है तो इसमें या तो एक तरफ से बल लगाया जाए तो यह वस्तु इधर विस्थापित हो जाएगी, या तो अगर ये वस्तु है इधर से मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो यह वस्तु इधर विस्थापित हो जाएगी कुछ, हालांकि यह विरोध करेगा लेकिन ये इधर विस्थापित हो जाएगी। तो इस तरह के बल को असंतुलित बल कहते हैं। अगर अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत समस्त बलों का योग या समस्त बलों का परिणाम शून्य ना हो, जीरो ना हो, तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। और अगर किसी वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का परिणाम शून्य हो या जीरो हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो ये बल के दो प्रकार हो गए। आगे हम न्यूटन के गति संबंधी नियमों, 3 नियम जो हैं उनकी बात करने से पहले हम जड़त्व की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जड़त्व के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूटन के पहले ही नियम में जड़त्व की बात आएगी। तो देख लेते हैं कि जड़त्व होता क्या है, इनर्शिया क्या होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई वस्तु है और जब तक उस पर कोई वस्तु स्थिर है, जब तक उस पर बाहर से बल लगाकर उसे आगे की ओर धकेला या पीछे की ओर खींचा ना जाए, वह अपनी स्थिति में बनी रहती है। यही जड़त्व है वाकई अगर देखा जाए तो।
जड़त्व क्या है कि जड़त्व वस्तुओं का एक प्राकृतिक गुण है। जड़त्व क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही बनी रहेगी, और कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही बनेगी रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। अर्थात जिस स्थिति में है कोई वस्तु उसी स्थिति में वो तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न कार्यरत हो। इसे ही जड़त्व कहते हैं। अब इसके बाद जड़त्व को भी अगर हम विभाजित करें तो दो तरह के जड़त्व हम देख सकते हैं। एक स्थिर अवस्था का जड़त्व और एक गतिशील अवस्था का जड़त्व। जड़त्व कितने प्रकार का हम कह सकते हैं? जड़त्व को हम जड़त्व के हम दो प्रकार समझ सकते हैं। एक स्थिर अवस्था का जड़त्व, यानी कि जब वस्तु स्थित हो तो उस पर कोई बाह्य बल जब तक कार्यरत ना हो वस्तु स्थिर ही बनी रहेगी, इसे स्थिर अवस्था का जड़त्व कहते हैं। दूसरा गतिशील अवस्था का जड़त्व, यानी कि इसमें क्या है कि जब वस्तु कोई गतिशील हो तो जब तक उस पर बाह्य बल कोई कार्यरत ना हो तो वह तब तक गतिशील रहेगी, इसे गतिशील अवस्था का जड़त्व कहते हैं। जैसे कोई बॉल जब फेंकी जाए तो अगर उस पर वायु की परतें विपरीत बल न लगाएं तो वह गेंद हमेशा चलती रहेगी। और अगर कोई वस्तु रखी है, यानी कि जैसे गेंद का ही अगर एग्जांपल लिया जाए तो जैसे गेंद रखी है तो तब तक वह नहीं हिलेगी, तब तक नहीं चलेगी, तब तक नहीं आगे बढ़ेगी, लुढ़केगी नहीं जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो, अर्थात बाह्य बल लगाया ना जाए। अब आगे चलते हैं न्यूटन के गति के नियमों के बारे में। अब बात करते हैं न्यूटन के गति संबंधी नियमों की। तो सबसे पहले नियम की अगर बात करें तो अब हमने पहले ही जड़त्व को इसीलिए पढ़ लिया है कि सबसे पहले नियम को जड़त्व का नियम ही कहते हैं। सबसे पहला नियम कहता क्या है कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो तब तक वह स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो जाए, या अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह तब तक गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई विरोधी बाह्य बल कार्यरत ना हो जाए, तब तक वह रुकेगी नहीं। अर्थात न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। अब इसके हम अपने दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर एक बस चलती है, लगातार चलती रहती है, अगर अचानक ब्रेक लग जाता है तो उसके जो यात्री होते हैं वो आगे की ओर लुढ़क जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बस के साथ मनुष्य का शरीर भी लगातार गति करता रहता है। अब ब्रेक जब बस में लगा तो बस में तो विपरीत बल लग गया, लेकिन शरीर तो फ्री है, शरीर में कोई बल नहीं लगा, इसलिए शरीर अचानक जब बल का वो करता है, अर्थात अचानक जब रुकने का अनुभव करता है तो आगे की ओर लुढ़क जाता है। अब इसी तरह से जब कोई वस्तु खड़ी रहती है और अचानक से थोड़ा तेज स्पीड में चल देती है तो इसी तरह होता है कि आदमी जो यात्री बैठे रहते हैं वो पीछे की ओर लुढ़क जाते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर होता है, यात्रियों का जो शरीर होता है वो बस के साथ स्थिर बना रहता है। बस में जब बल कार्यरत होता है तो बस आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन शरीर फिर भी स्थिर रहता है। तो अचानक से जब वो बस आगे बढ़ती है तो पीछे की ओर यात्री लुढ़क जाते हैं। अगला उदाहरण ये है कि जैसे कोई अगर कांच की खिड़की है, अगर उसमें बंदूक से गोली मारी जाए तो उसमें एक पतला सा केवल छेद हो जाता है, गोली निकल जाती है, पूरा कांच नहीं टूटता है। लेकिन अगर कोई पत्थर मारा जाए उसी में तो पूरा कांच टूट जाता है, अर्थात पूरी खिड़की का कांच ही टूट जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो खिड़की का कांच है वो तो स्थिर अवस्था में है, जब गोली इतनी तेज से निकलती है कि वह कांच अपनी स्थिर अवस्था में ही बना रहता है, और गोली जितने भाग को स्पर्श करती है केवल उसी को निकाल के ले जाती है, अर्थात वही केवल गतिशील हो जाता है और निकल जाता है, बाकी स्थिर अवस्था में बना रहता है जड़त्व के कारण। और जब एक पत्थर मारते हैं तो वो पत्थर का वेग गोली से कम होता है, इसलिए वह
जब उसमें कांच में टकराता है तो वो थोड़ा समय ले लेता है, जिससे कि पूरा जो जड़त्व के कारण पूरा शीशा या कांच जो स्थिर था वो अब गतिशील हो जाता है, इसलिए पूरा कांच टूट जाता है। अगर अगले उदाहरण की बात करें तो आपने देखा होगा जब कंबल को हम लोग हिलाते हैं तो उसमें जब जो धूल कण होते हैं वो निकल जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि धूल कण कंबल के साथ जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में बने रहते हैं, लेकिन जब हम अचानक से जब कंबल को हिलाते हैं तो धूल कण फिर भी स्थिर अवस्था में बने रहते हैं। तो जैसे ये धूल कण है, ये कंबल है, ये हम इसको हिला के या तेज से झटके से इसे हटा लेंगे, ये यहीं पर बने रहेंगे तो ये गिर जाएंगे, वो कंबल बाहर हो जाएगा। इसलिए धूल कण कंबल से निकल जाते हैं। इसी तरह से अगर देखें तो जब कोई हथौड़ी या कुल्हाड़ी ऐसा कुछ होता है तो उसमें जब उसका हत्था जब ढीला हो जाता है तो उसे हम जमीन में ऐसे पटक देते हैं तो वो कस जाता है कुछ देर के लिए, मतलब थोड़ा सा टाइट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम तेज से नीचे से ले जाके पटकते हैं तो वो जो होता है हत्था और कुल्हाड़ी या हत्था और हथौड़ा दोनों ही गतिशील होते हैं, लेकिन जब अचानक से जमीन में लड़ता है तो हत्था स्थिर हो जाता है, जबकि हथौड़ा फिर भी गतिशील रहता है। तो गतिशील होने के कारण वह जाके थोड़ा सा नीचे बैठ जाता है और थोड़ा सा टाइट हो जाता है अर्थात कस जाता है। अब न्यूटन के द्वितीय नियम की ओर चलें तो न्यूटन का द्वितीय नियम देखते हैं। जब न्यूटन का दूसरा नियम देखते हैं तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के द्रव्यमान और लगाए गए बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर इसको हम एक फार्मूला के रूप में देखें तो किसी भी पिंड पर लगाया गया बल, मान लीजिए कैपिटल F बल लगाया गया है, उस पिंड के द्रव्यमान मान लीजिए स्मॉल m द्रव्यमान है, उसका स्मॉल m द्रव्यमान है, और उस लगाए गए बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण मान लीजिए a त्वरण उत्पन्न होता है के गुणनफल के बराबर होता है। यह है न्यूटन का दूसरा नियम, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। और चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे आ रहा है। तो मान लीजिए कोई m द्रव्यमान का पिंड है, m द्रव्यमान का पिंड है। तो अब हम क्योंकि जानते हैं कि जो बल होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी इसे हम कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए हम कैपिटल F बल लगा रहे हैं या स्मॉल f बल लगा रहे हैं, कैपिटल F मान लीजिए बल लगा रहे हैं तो F प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि लगाया गया बल पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती है। अब अगर हम मान लेते हैं कि पिंड पर F बल लगाने पर स्मॉल a त्वरण उत्पन्न होता है बल लगाने की दिशा में, तो हम क्या कहेंगे कि माना उत्पन्न त्वरण स्मॉल a है। तो अब क्योंकि हम जानते हैं कि लगाया गया बल उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के समानुपाती होता है, तो F प्रोपोर्शनल टू a। अब अगर ये देखें, ये अगर समीकरण 1 इसको मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, तो हम अगर लिखें समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 से, इसमें लेफ्ट हैंड में केवल F है तो F प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, F प्रोपोर्शनल टू m इंटू a आ गए। अगर हम इस प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती के चिन्ह को हटाना चाहें तो इसके जगह एक कांस्टेंट या नियतांक आ जाएगा, यानी कि F इक्वल टू मान लीजिए k हम मान ले रहे हैं नियतांक इंटू a। अब ये क्या हो गया, F बराबर k इंटू m इंटू a। अगर हम मान लीजिए कि पिंड का जो द्रव्यमान है उस पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब किसी एकांक द्रव्यमान के पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी कि द्रव्यमान भी 1 है और F भी 1 है, और इस जो ये जो k का मान होता है ये 1 मान लें, अगर ये 1 माना जाता है तो F बराबर क्या आ जाएगा m इंटू a।
अगर इसके की वैल्यू 1 हो, अगर ये के 1 हो जाए तो F बराबर 1 इंटू एम ए हो जाएगा, तो F बराबर एम ए हो जाएगा, यानी कि F बराबर m इंटू ए। ये प्रूव हो गया न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है कि किसी भी पिंड पर लगाया गया बल उस पिंड के द्रव्यमान और उस लगाया गए बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणन के बराबर होता है। यानी कि लगाया गया बल F इज इक्वल टू द्रव्यमान m इंटू त्वरण या एक्सीलरेशन स्मॉल a। अब अगर इसके हम उदाहरण या एग्जाम्पल या दैनिक जीवन में इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरणों में हम देखें तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट में कोई कैच लेता है तो अपने हाथों को कुछ ऐसे पीछे लाता है, मतलब जैसे ऐसे कैच लिया तो ऐसे पीछे लाया। इसका कारण ये है कि यह मतलब ये न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण है। चूंकि F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी, ये P क्या है, संवेग है। द्रव्यमान और गुणनफल के वेग को संवेग कहते हैं। अगर F इक्वल टू लिखेंगे तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। इससे अगर हम देखेंगे तो ये क्यों ले आता है कि जैसे ऐसे कैच पकड़ा और ऐसे पीछे ले आया तो उसमें क्या है, गेंद को रुकने में समय लगेगा। और ये कहता है कि जितना टी का मान जितना कम होगा, मतलब कि जितना टी का मान कम होगा उतना पी का मान कम होगा, पी का मान जितना कम होगा उतना ही बल लगेगा। अर्थात अगर वो ज्यादा समय लगाएगा गेंद को रोकने में, कैच करने वाला अगर ज्यादा समय लगाएगा गेंद को रोकने में तो उसके हाथों पर बल भी कम लगेगा, अर्थात उसको हाथ में कम चोट आएगी। अगला यही है कि कच्ची जमीन पर कूदने पर हमें कम मतलब पैर में नहीं लगता है या कम चोट आती है, लेकिन अगर फर्श में वही हम कूद जाएं कुछ हाइट से तो पैर टूट भी सकता है या ज्यादा चोट आ जाएगी। उसका कारण यह है कि जब कच्ची जमीन या बालू या रेत होती है, जैसे हम कूदेंगे वो कुछ ना कुछ धसेगी, यानी कि हमें रोकने में मतलब स्थिर होने में, गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में आने में जो समय लगेगा, वही समय लगने के कारण ये F घट जाता है, यानी कि बल हमारे पैरों पर कम लगेगा जिससे कम चोट आएगी। अब इसी से जो कलाकार या जो नट वगैरह होते हैं, कलाकार होते हैं, वो क्या होते हैं, जब रस्सी से काफी हाइट से जब कूदना होता है तो नीचे कोई मोटा गद्दा बिछाए होते हैं या तो कोई जाल जैसा लगाए होते हैं, मतलब चारों तरफ से बांधे या गिरे तो उसी जाल में। उसमें भी यही होता है, अगर मोटा गद्दा है तो उसमें भी गिरेंगे तो धीरे धीरे दब के नीचे आएगा, मतलब रुकने में टाइम लगेगा, तो इससे F कम हो जाएगा, यानी कि ताकत पैर में कम लगेगी, यानी कि चोट नहीं आएगी। और या कोई अगर जाली या जाल बांधे हैं उस पे गिरेंगे तो उसका भी यही काम है, वो भी धीरे धीरे रोकेगा, अर्थात उसमें भी F का मान कम हो जाएगा और उसमें भी चोट कम आएगी। यही कारण है। अब ये न्यूटन का दूसरा नियम होगा। अब न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं। अब न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया बल या एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु भी सेम बल उस हम पर लगाती है, अर्थात हम जैसे किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु भी हम पर बल लगाएगी। मतलब अगर किसी वस्तु पर क्रिया बल लगाया जाए तो वह वस्तु भी उतना ही उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाएगी। अर्थात जैसे किसी बॉक्स को हम इधर धकेल रहे हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन का बल लगा के इधर हम धकेल रहे हैं, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि ये बॉक्स भी हम पर विपरीत दिशा में इतना ही बल लगाएगा। अर्थात न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया बल कहते हैं, और इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु भी समान परिमाण में बल का विरोध करती है, अर्थात बल के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। अब अगर दैनिक जीवन में हम इसके उदाहरणों को देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि क्षैतिज में वस्तुओं का स्थिर रहना या रखा रहना। क्षैतिज यानी कि जैसे ये कोई क्षैतिज है, प्लेन है, इस पर अगर कोई बॉक्स हम रखें या कोई इंसान या कोई वस्तु रखें तो यह रखी रहती है। ऐसा क्यों है? यह जो वस्तु है अपने भार के कारण, अपने द्रव्यमान के कारण कुछ पृथ्वी पर बल लगाएगी। अब ये पृथ्वी भी
उसी बल का विरोध करेगी और इसे ऊपर की ओर धकेलेगी। यानी कि अगर ये वस्तु पृथ्वी को नीचे की ओर दबाएगी तो ये पृथ्वी वस्तु को ऊपर की ओर धकेलेगी। अर्थात दोनों जब बल लगाएंगी तो बल का संतुलन बना रहेगा। अर्थात वस्तु पृथ्वी के नीचे की ओर दबाने की कोशिश करेगी और पृथ्वी वस्तु को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, तो दोनों ही स्थिर रहेंगी, अर्थात वस्तु रखी रहेगी, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया बल लग रहा है। अगला उदाहरण देखते हैं। तो जब गोली चलाई जाती है, जब बड़ी सी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो यहां तक बंदूक आती है। तो जब गोली चलती है तो गोली इतनी तेज से आगे निकलती है कि जो बंदूक होती है उसे पीछे धकेलते हुए निकलती है। यही कारण है कि जब गोली चलाई जाती है तो बंदूक जैसी इतनी दूरी पर है तो यहाँ आके सीधा लड़ जाती है, मतलब यहाँ पर आके सीधा लड़ जाती है, अर्थात पीछे की ओर झटका लगता है। अर्थात जब गोली चलती है तो गोली आगे निकल जाती है और बंदूक पीछे की ओर फेंक कर गोली आगे निकल जाती है, अर्थात झटका लगता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। अगला उदाहरण है, कुएं से पानी खींचते समय जब रस्सी कभी कभी टूट जाती है तो आदमी बाहर और पीछे की ओर चला आता है। इसका ये कारण है कि जैसे बाल्टी नीचे की ओर ताकत लगा रही, हम उसको ऊपर लाना चाहते हैं, दोनों में संतुलन बना हुआ है, ऊपर ला रहे हैं, हम ज्यादा बल लगा रहे हैं तो ऊपर आ रही बाल्टी, लेकिन जैसे टूट गया तो बल का संतुलन टूट जाता है और हम जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उस दिशा में हम चले जाते हैं, और जिस दिशा में बाल्टी बल लगाती है अर्थात पानी बल लगाता है, बाल्टी भरी हुई है जो वो बल लगाती है उस दिशा में वो चला जाती है, अर्थात वो नीचे चली जाती है, हम बाहर पीछे की ओर गिर जाते हैं। अगला उदाहरण है रॉकेट की उड़ान। रॉकेट की उड़ान बेसिकली इसी नियम पर आधारित है। रॉकेट में तमाम गैसें भरी होती हैं जो इतने प्रेशर से नीचे की ओर जाती हैं कि वो गैसें ही उसको ऊपर उठा देती हैं। रॉकेट और जेट विमान जो होते हैं दोनों का कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें गैसें भरी होती हैं, गैसें इतनी तेजी से नीचे की ओर जाती हैं कि वो पृथ्वी से टकराकर उसको इतना तेजी से नीचे जाती हैं जैसे कि रॉकेट ऊपर उठ जाता है। और रॉकेट का मतलब उड़ने का जो सिद्धांत है इसी क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। अगला है मनुष्य का पृथ्वी पर चलना। मनुष्य का पृथ्वी पर चलना भी अगर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन किया जाए, यानी कि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए इसका, तो मनुष्य का चलना भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम का ही उदाहरण है। क्योंकि जब मनुष्य चलता है तो उसका जो पैर होता है, कुछ मान लीजिए जैसे ऐसे पैर हैं, ऐसे पृथ्वी है, तो ये पंजे से पृथ्वी को इधर की ओर धकेलता है पृथ्वी के, और ये पृथ्वी से इधर की ओर धकेलती है। तो इस तरह से दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया बल का, मान लीजिए ये पैर है तो ये पैर से पृथ्वी को इधर की ओर धकेलता है और ये पृथ्वी पैर को इधर की ओर धक्का करती है। तो इसी तरह से मनुष्य चलता रहता है। यही कारण है कि बहुत चिकने टाइल्स या बहुत चिकनी फर्श में चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर प्रतिक्रिया बल बहुत कम मिलता है, अर्थात घर्षण बहुत कम हो पाता है, तो प्रतिक्रिया बल बहुत कम मिल पाता है, इसीलिए हमें चलने में दिक्कत होती है। तो ये थे बल, जड़त्व, बल के प्रकार, जड़त्व के प्रकार और न्यूटन के तीनों नियम। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।